हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन द लिक्विड्स। यस, दिस इज़ द टॉपिक। और ये एक टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर यही एक टॉपिक है जिसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमें इस टॉपिक से कैसे समझ में आएगा, इस टॉपिक से कौन से PYQ आते हैं, कैसे इस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, हम सब कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आने के चांसेस होते हैं, जो PYQ आए हुए हैं पहले एग्जाम्स में, वो सब कुछ कंप्लीट करेंगे और हेंस ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। तो करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक जिसका नाम है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखो, जैसे कि आपने पहली वाली वीडियोस जो मैंने इस चैनल पर अपलोड की हुई हैं वो देख ली होंगी और आपको वेपर प्रेशर का मतलब पता होगा। एंड इन केस अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वेपर प्रेशर के लिए मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हमें कौन से सॉल्यूशंस लेने हैं, वो वाले सॉल्यूशन के बारे में समझना है जिसके अंदर सॉलिड इन लिक्विड हो। अब ऐसे तो हमें समझ में आएगा नहीं विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, हमें एग्जाम्पल की हेल्प से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको समझने का ट्राई करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हमने यहाँ पर एक बीकर लिया, इस बीकर को हमने ऐसे यहाँ से कवर कर दिया, तो ये बीकर बिल्कुल कवर्ड है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, यहाँ पर इस बीकर में हमने डाल दिया लिक्विड A। ये क्या है, लिक्विड कोई भी A नाम हमने दे दिया। तो अब लिक्विड A के जो वेपर्स बनेंगे, उनके वेपर प्रेशर को हम कैसे डिनोट करेंगे, P नोट A। P नोट A क्यों लिखा, P नोट A इसलिए लिखा क्योंकि ये एक सिंगल बीकर है। इस बीकर के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड A है, कोई दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है। तो जो उसका पार्शियल प्रेशर होगा वो बिल्कुल प्योर होगा, तो इस वजह से हम इसको लिख रहे हैं P नोट A। और उन बच्चों को ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी जिन्होंने वेपर प्रेशर वाली मेरी पहले वाली वीडियोस देखी होंगी, उनको ये सब कुछ पता होगा कि वाई वी आर राइटिंग हियर P नोट A। ठीक है, व्हाट इज दिस P को हम पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर, ये सब कुछ हमने उस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो इसके वेपर का जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम क्या कहेंगे, P नोट A कहेंगे। अब आपको कौन से सॉल्यूशन लेने हैं, वो वाले सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड इन लिक्विड। अब एक तो आपने बीकर ये लिया था, अब सपोज आपने क्या किया, इसी बीकर के अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, कोई भी सॉल्यूट ऐड कर दिया जिसको हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस बीकर में क्या है, लिक्विड A है, आपने क्या किया, इसी बीकर के अंदर एक B सॉल्यूट ऐड कर दिया। कोई भी सॉल्यूट ले लो, ग्लूकोस ले लो, सुक्रोस ले लो, यूरिया ले लो, एक्सेट्रा, कोई भी आप सॉल्यूट ले लो, इसमें कोई भी सॉल्यूट आपने ऐड कर दिया। अब होगा क्या, देखो बहुत ज्यादा ध्यान से बात सुनना। ये जो सरफेस है, इसका सरफेस ऑफ द, यहाँ पर ये जो लिक्विड है ये किससे कवर्ड है, मॉलिक्यूल से कवर्ड है। जब आपने इस बीकर में सॉल्यूट B ऐड कर दिया होगा तो यहाँ पे क्या है, B के भी पार्टिकल्स होंगे, A के भी पार्टिकल्स होंगे, है ना, सरफेस पे। सपोज ये क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स, और ये क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल। समझ में आया? तो ये जो सरफेस ऑफ द लिक्विड है इसके ऊपर सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी हैं और यहाँ पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी हैं। तो वेपर, अब वेपर भी बनेंगे। यहाँ पे वेपर किसके बनेंगे, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, सॉल्यूट के भी वेपर बनेंगे क्या? नहीं। सॉल्यूट कैसा है,
सोल्यूट तो आपने, सोल्यूट कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में सोल्यूट है तो इसके वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका 0 के इक्वल हो जाएगा, कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो यहां पर जो वेपर्स बनेंगे वो किसके बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ए के बनेंगे, जो कि एक सॉल्वेंट है ना। तो यहां पर जो वेपर्स बनेंगे वो किसके बनेंगे, वेपर्स ऑफ लिक्विड ए, सिर्फ लिक्विड ए के वेपर बनेंगे। अब तो यहां पर जो वेपर प्रेशर बनेगा, सपोज हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं पी एस से, एस का मतलब सॉल्यूशन। तो मेरा अब आपसे क्वेश्चन ये है कि पी नोट ए और पी एस में से ये बड़ा होगा या फिर पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बड़ा होगा या इक्वल होगा, क्या होगा, अब ये आपने मुझे बताना है। हम पूरी स्टोरी दोबारा से समझते हैं। ये एक बीकर था, इसके अंदर हमने लिक्विड ए लिया था, इसके वेपर प्रेशर को हमने डिनोट किया था पी नोट ए से, ठीक है। ये क्या है, बीकर के अंदर सिर्फ लिक्विड ए था, इस वजह से हमने इसके वेपर प्रेशर को पी नोट ए, मतलब प्योर जो है, इसके अलावा और कोई कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से इसका सिर्फ इसी का वेपर प्रेशर है, तो पी नोट ए हमने यहाँ पर लिखा था। उसके बाद हमने क्या किया, इसी बीकर के अंदर हमने सोल्यूट कोई भी बी ऐड कर दिया। सोल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज ग्लूकोज, सुक्रो, कोई भी आपने सोल्यूट इसके अंदर यूरिया ऐड किया सपोज। तो अब यहाँ पर जो लिक्विड का सरफेस है, इसके ऊपर यहाँ पर सोल्यूट के पार्टिकल्स भी हैं और यहाँ पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी हैं, है ना। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर आएगा उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, पी एस से डिनोट कर रहे हैं। तो अब आपको ये बताना है कि इसका वेपर प्रेशर कम होगा, इसका ज्यादा होगा, या इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा। ये समझने के लिए हम एक चीज समझते हैं। देखो अब यहां पर ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर लिक्विड ए है, लिक्विड ए है, तो ये सब के सब मोलिक्यूल्स जा सकते हैं ऊपर वेपर्स बनने के लिए, है ना। यहां पर जो सरफेस मोलिक्यूल्स हैं, अब इसके अंदर क्या हो गया, सोल्यूट बी भी आपने ऐड कर दिया, कुछ ना कुछ सोल्यूट भी आपने ऐड किया। सोल्यूट आपने ऐड किया है तो ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो इतनी इजीली एस्केप नहीं हो पाएंगे वेपर्स की फॉर्म में। इतनी इजीली जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, वो इतनी इजीली एस्केप नहीं कर पाएंगे, एस्केप नहीं कर पाएंगे इनटू द वेपर फॉर्म, है ना। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय solvent molecule gets reduce। देखो ये जो सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं यही वेपर की फॉर्म में जाएंगे, है ना। ये जो सरफेस वाले पार्टिकल्स होते हैं यही वेपर्स की फॉर्म में जाते हैं। अब इस वाले सरफेस पे तो क्या है, सारे सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स है, तो सब के सब जा सकते हैं। अब सॉल्यूट के तो जाएंगे नहीं वेपर की फॉर्म में, तो बचे किसके, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। अब सरफेस पे फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय सॉल्वेंट, अब यहाँ पर जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो सरफेस को कवर कर रहे हैं वो कम है एज कंपेयर टू इसके। यहाँ पे इतने सारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 ही सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं इस फिगर को देखेंगे तो। इसका क्या मतलब है, मतलब जितने नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स सरफेस से ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं वो कम हो गए। नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो सरफेस से ऊपर की तरफ वेपर की फॉर्म में जाएंगे वो कम हो गए हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है लेस वेपर बनेंगे। इसका क्या मतलब है, लेस वेपर्स बनेंगे। यहाँ पे लेस वेपर्स बनेंगे, देयरफॉर वेपर प्रेशर भी इसका कम हो जाएगा। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कम है एज कंपेयर टू द यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि अगर आप किसी भी लिक्विड के अंदर सॉलिड सोल्यूट ऐड करते हो तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है ना। ये सिंपल लिक्विड था, इसका वेपर प्रेशर पी नोट ए था। जैसे ही आपने इसके अंदर सोल्यूट बी ऐड किया तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। कम क्यों हुआ, रीजन आपके सामने लिखा हुआ है। फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय सॉल्वेंट मोलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा, तो सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उड़ नहीं पाएंगे, मतलब कम उड़ेंगे, है ना, कम एस्केप करेंगे। जो सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स हैं वो कम एस्केप करेंगे इनटू द वेपर फॉर्म,
कम एस्केप करेंगे तो कम वेपर बनेंगे, कम वेपर बनेंगे तो कम वेपर प्रेशर हो जाएगा, कम वेपर प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली आपको क्या पता होना चाहिए कि लिक्विड के अंदर कोई भी सॉलिड सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर उसका कम हो जाता है। और ऐसा कब हुआ है? ऐसा तब हुआ है जब जो हमारा सॉलिड है वो कैसा है? नॉन वॉलेटाइल, वो वेपर्स नहीं बना रहा, और जो लिक्विड है वो कैसा है? वॉलेटाइल। ठीक है, सॉल्यूट जब नॉन वॉलेटाइल है, कुछ जैसे अब यूरिया है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, ऐसे ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करने वाले हो। इनके सुक्रोज, यूरिया, ग्लूकोज, ये सब सॉल्यूट आपके क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, बस अभी टॉपिक को समझ लें, उसके बाद यही वाले क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए यहाँ पे। कैसा? जो सॉलिड है इट मस्ट बी नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, और जो लिक्विड है वो वॉलेटाइल होना चाहिए। सॉलिड अगर नॉन वॉलेटाइल है तभी तो इसके वेपर नहीं बनेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ किसके वेपर दिख रहे हैं? लिक्विड ए के वेपर दिख रहे हैं, लिक्विड ए के वेपर दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे सॉल्यूट के वेपर्स क्यों नहीं दिखे? क्योंकि सॉल्यूट हमने कैसा लिया था? नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब जिसके वेपर नहीं बनते। इतना समझ में आया आपको? वेरी गुड, इतनी कहानी आपने समझ ली, मतलब आपने 50% टॉपिक समझ लिया। अब इसके अंदर क्या है? सॉल्यूट को हम जनरली, इसको हटा दो, इसको हम रब कर देते हैं। तो इसके अंदर सॉल्यूट को हमने, सॉलिड को कैसे रिप्रेजेंट किया था? बी से रिप्रेजेंट किया था ना। तो यहाँ पे जो पी नॉट बी है वो क्या है? 0 के इक्वल है। इसका कोई नॉन वॉलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। अच्छा, अब एक कहानी और है कि ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर हुआ है, पहले वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा था, फिर सॉल्यूट डालने के बाद कम हो गया, तो ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर हुआ है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, वीपी मैंने ऐसे लिख दिया, मतलब वेपर प्रेशर, किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, जितने ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे उतना ही कम आपका वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो जितनी क्वांटिटी है सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, कितना डिक्रीज हुआ है वो डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी है आपकी सॉल्यूट पार्टिकल्स की सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, नेचर से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल की अगर हम हेल्प समझे, जैसे एक बीकर है, इसमें मैंने पानी ले लिया, दूसरे बीकर के अंदर भी मैंने क्या ले लिया? पानी ले लिया। दोनों बीकर के अंदर मैंने पानी ले लिया। ठीक है, अब एक के अंदर मैंने डाल दिया सुक्रोज, एक के अंदर मैंने डाल दिया सुक्रोज, एक के अंदर मैंने डाल दिया यूरिया, एक के अंदर मैंने डाल दिया यूरिया। दोनों का ही मैंने कितने कितने मोल डाला है? इसका भी मैंने 1 मोल लिया है, इसका भी मैंने 1 मोल लिया। तो जो वेपर प्रेशर जितना डिक्रीज होगा ना वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट कैसा है? सुक्रोज क्या है? सुक्रोज इज अ शुगर। ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट कैसा है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिक्रीज इन वेपर प्रेशर डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। क्लियर? तो डिक्रीज इस केस में चाहे आप सुक्रोज डाल लो चाहे यूरिया डाल लो, दोनों के केस में ही डिक्रीज इन वेपर प्रेशर विल बी ऑलमोस्ट इक्वल। समझ में आया? जितना डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इसमें होगा उतना ही डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इसमें आएगा। क्यों? क्योंकि हमने 1 मोल दोनों की सेम ही नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर से डिपेंड ये नहीं करता है। इतना समझ में आया? मतलब कि अब सपोज हम पूरे अब तक जितना भी हमने समझा इस वीडियो में, हम ये उससे कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी हम लिक्विड के अंदर, एक वॉलेटाइल लिक्विड के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब इसी को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द डेरिवेशन कह लो, फॉर्मूला कह लो, डेरिवेशन तो नहीं है, ठीक है, हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिसको हम क्वेश्चंस में सॉल्व करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, जिसको क्वेश्चन में, जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो करते हैं। देखो अब
वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जिसको मैं PS लिख रही हूँ, ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब इसको रब करते हैं। मैंने आपको ये बताने के लिए किया था कि ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जनरली इक्वल होता है ऐसे PA प्लस में PB के, PA प्लस में PB के। देखो एक सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन होता है वो किस चीज़ का बना होता है? दो चीज़ों का बना होता है, एक सोल्यूट का बना होता है, एक सॉल्वेंट का बना होता है। सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जनरली B से। सॉल्वेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जनरली A से। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इन दोनों के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल ही होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, अब इसको रब करते हैं। PA किसके इक्वल हो जाएगा? रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग P0A इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ A। PB किसके इक्वल हो जाएगा? P0B इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ B, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमें पता है जब हमने यहाँ पर P0B किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। हमने यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट लिया है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट लिया है ना, और नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का वेपर प्रेशर तो 0 है, वेपर तो बनेंगे नहीं, वेपर नहीं बनेंगे तो कोई प्रेशर नहीं हो, वेपर प्रेशर नहीं होगा तो 0 के इक्वल हो जाएगा। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक हम ये पढ़ रहे हैं नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट। पूरा लिखती हूँ, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट, ये पढ़ रहे हैं हम टॉपिक। तो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, तो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का वेपर प्रेशर तो 0 के इक्वल है। मतलब क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ ये बच गया। तो एक फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। ठीक है, P0B तो 0 के इक्वल हो गया ना, ये तो 0 के इक्वल हो गया। P0B इज 0 एंड 0 इंटू समथिंग इज 0, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू P0 ऑफ A इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला है जो कि हम यूज करने वाले हैं। इस फॉर्मूले को हम साइड में लिख लेते हैं, दैट इज PS इज इक्वल्स टू P0A इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ A। और A क्या है? A क्या है? A का मतलब है सॉल्वेंट, A का मतलब क्या है? सॉल्वेंट। ठीक है, ओके। एक फॉर्मूला ये है जो आपको लर्न कह लो, याद होना ही चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इतने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं ना। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये स्टेटमेंट यहाँ से कह सकते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, नॉन वॉलेटाइल एक ऐसा सॉल्यूशन है, एक कोई भी यहाँ पर हमने लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, उसके अंदर हमने कोई भी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला हुआ है, तो ये सॉल्यूशन बन गया नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का। तो फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ए क्या है? ए सॉल्वेंट था, मैंने आपको अभी अभी बताया है ना। तो ये किसके इक्वल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। और ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये ऐसे कह रहे हैं ना, PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? P0A लग जाएगा। यही तो हमने डिराइव किया पूरा का पूरा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट, अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो ये स्टेटमेंट आपको अपने आप लर्न हो जाएगी। लर्न में तो इसमें कुछ है ही नहीं, फॉर्मूले को बस ऐसे ही लिख करके बताया गया है, स्टेट वर्ड्स की फॉर्म में लिखा है ना, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, एक फॉर्मूला तो आपको पता लग गया, ये फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं। ठीक है, ओके, इसको आपको ध्यान रखना है, नोटबुक में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट, अब हमारे पास ये चीज आई है, इसी चीज को यूज करके हम आगे का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना ये टॉपिक बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है। ठीक है, ओके। अब देखो, आपको एक चीज मैंने बताई थी मोल फ्रैक्शन वाली वीडियो में। मोल फ्रैक्शन वाली वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है,
जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ वॉच इट आउट, बिकॉज मोल फ्रैक्शन टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ओके, उस वाली वीडियो में हमने ये समझा था कि दो कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पी नॉट ए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये पी एस है। अब क्या करोगे, ये माइनस का साइन है, यहाँ से प्लस में ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी नॉट ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस में पी एस, ये बन जाएगा। दिख तो रहा है ना कैमरे में, हाँ जी। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ पे लिख देते हैं, पी नॉट ए माइनस पी एस एस डिवाइड बाय में पी नॉट ए। यही आपका मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यही है डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, यही है। इसको देखो, ये इस वाली टर्म को हम क्या कहते हैं, इस वाली टर्म को हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग या फिर डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, है ना। वेपर प्रेशर डिक्रीज कैसे हुआ, क्यों हुआ, आपने सबसे पहले ये समझा। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे हुआ, ये देख लो आप, डिराइव कर दिया हमने। और इस पूरी टर्म को, इस पूरी टर्म को हम कहेंगे, इस पूरी टर्म को हम कहेंगे रिलेटिव, रिलेटिव लोअरिंग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब आप सोचोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ना। अब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो कि किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। और हमने अभी अभी समझा कि ये प्रॉपर्टी भी क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसकी वजह से है, किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। देयरफॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। देयरफॉर इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो हमारे सिलेबस में टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसमें से एक हम समझ रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसलिए है ये क्योंकि ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। दैट्स वाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्यों है, क्योंकि ये वेपर प्रेशर, देखो आपने ये क्या था, ये एक बीकर था जिसके अंदर लिक्विड ए था, यहाँ पर इसके पी नॉट ए थे, है ना। उसके बाद आपने क्या डाल दिया, सोल्यूट डाल दिया। यहाँ पे क्या है, सोल्यूट भी है, बी प्लस ए लिखती हूँ, बी भी है ए भी है, तो यहाँ पर बी के भी पार्टिकल्स हैं, ए के भी पार्टिकल्स हैं, है ना। ऐसे यहाँ पर क्या है, पी एस है ये, ठीक है। तो अब क्या हो गया, आफ्टर एडिंग सोल्यूट, जब आपने सोल्यूट ऐड किया तो पी एस, आफ्टर एडिंग सोल्यूट, इस लिक्विड ए के अंदर जब आपने कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। वेपर प्रेशर इसका कम हो गया ना, पीएस कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ वेपर कम, नंबर ऑफ जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो सरफेस से कम ही है ना, सरफेस पे ही कम है सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स सरफेस पे कम है तो वो कम ही हवा में उड़ेंगे, कम हवा में उड़ेंगे तो कम वेपर्स बनेंगे, कम वेपर बनेंगे तो मतलब कम वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो इस वजह से इस टर्म को हम क्या कह रहे हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके कंपैरिजन में वेपर प्रेशर कम हो गया आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट।
इसके कंपैरिजन में, इसके रिलेशन में वेपर प्रेशर कम हो गया इसका। यहाँ पर भी लिक्विड है, यहाँ पर भी लिक्विड है, लेकिन ये कब है? ये सॉल्यूशन है जब हमने सोल्यूट ऐड किया। तो इसके कंपैरिजन में इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, इस वजह से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इतना समझ में आया आपको? PA क्या है? व्हाट इज P नॉट A? P नॉट A इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है ये। PS क्या है? व्हाट इज PS? PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज दिस? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। B को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मतलब सोल्यूट को B से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। मतलब अभी तक हमने दो फॉर्मूलेज मेन इंपॉर्टेंटली लर्न करने हैं, एक तो ये, एक ये। अब आपने ये दो फॉर्मूले के बारे में समझा है। सबसे पहले हम कुछ नहीं करने वाले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि हमने अब तक जो सीखा है वो हम क्वेश्चंस में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सारे न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, ठीक है। बहुत कम थ्योरी आती है, पर थ्योरी हमें समझनी ज़रूरी है, बिकॉज उसके बिना हम न्यूमेरिकल नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो इस वजह से हम जो है अब यहाँ पर अपना फॉर्मूला लिख देते हैं, सो दैट हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ पर लिख दिए। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, बिकॉज दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम ये सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इन दोनों न्यूमेरिकल की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमें बताना है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब हमें ये बताना है। और ये पता है आपको किसके इक्वल होता है? इसको हम डेल्टा पी भी लिखते हैं, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना, डेल्टा पी भी इसको लिखा जाता है, ठीक है। फाइंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सोल्यूट एट 100 डिग्री सेल्सियस। आपको ये निकालना है, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। मतलब मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, बस, ठीक है। अब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हमें पता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो ये होता है, हमने फॉर्मूले में वहां पर मेंशन किया था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज दिस। ये तो हमें कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। अब देखते हैं, आपको यहाँ पे दो चीजें दिखाई दे रही है। एक तो 1 मोलर लिखा हुआ दिख रहा है, इससे हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। और एक आपको, और तो कुछ नहीं है, नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, और एक आपको 100 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ दिख रहा है, इससे कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। देखो 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। एंड एट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है? वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एक्सटर्नल प्रेशर। अब बॉइलिंग पॉइंट पर ये हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, इसका मतलब वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm। तो बस हमें पता चल गया P नॉट A की वैल्यू क्या है? 1 atm। P नॉट A इज इक्वल्स टू 1 atm एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। इतना क्लियर है? ओके। तो हमने सबसे पहले 1 मोलर से तो अभी तक हमें कुछ पता चला नहीं है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है और हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड पे क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एक्सटर्नल प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है, 760 टोर, 760 mmHg, ये सब क्या होते हैं? एटमॉस्फेरिक, मतलब mmHg वेपर प्रेशर की यूनिट, atm वेपर प्रेशर की यूनिट, टोर वेपर प्रेशर की यूनिट, kPa वेपर प्रेशर की यूनिट, सब वेपर प्रेशर की ही यूनिट है, ठीक है। तो 1 atm है, क्योंकि यूनिट के वाइज तो हमें कुछ बताया नहीं हुआ, तो हमने क्या कंसीडर कर लिया? 1 atm कंसीडर कर लिया।
तो मतलब P नॉट A तो हमें पता चल गया क्या है, ये तो 1 है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब 1 मोलर का क्या मतलब है? देखो, मोलैरिटी किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। अब आपको क्या दिया हुआ है? 1 मोलल। 1 मोलल का मतलब मोलैलिटी किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। 1 के इक्वल है। अब ये 1 के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल हो गए? मास ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल हो गया। इसका मतलब तो यही है, ये यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में तो इक्वल ही हो जाएंगे। इसका मतलब ये है। अब देखते हैं सॉल्व करके। अब जो इंफॉर्मेशन हम इन दोनों से निकाल सकते थे हमने निकाल ली। अब हमारा काम है अप्लाई करना, तो करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, बी का मतलब क्या है? सोल्यूट है। किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, ये तो हमें कैलकुलेट ही करना है, डिवाइड बाय पी नोट ए कितना है? 1 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल है? मास ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल है। मास ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल है ना? तो इसको हम किससे, हमें नहीं पता कि किसका मास है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बी क्या है? सॉल्यूट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल है? मास ऑफ सॉल्वेंट। हमने मास ऑफ सॉल्वेंट को x कंसीडर कर लिया क्योंकि हमें नहीं पता है, क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है, x कंसीडर कर लिया, डिवाइड बाय ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के मोल्स हैं। ये सॉल्वेंट, ए का मतलब क्या है? सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ये इक्वल होता है ना? किसका है ये? सॉल्वेंट की बात चल रही है यहाँ पे। किसकी बात चल रही है? सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर? एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब, एक्वस का मतलब क्या है? पानी, तो मतलब पानी ही है यहाँ पर। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? पानी एक क्या है आपका? सॉल्वेंट है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर गिवन है, मतलब पानी गिवन है। गिवन मास है पानी का, कुछ दिख रहा है आपको कहीं पर? बिल्कुल दिख रहा है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो गिवन मास आपको कितना है? आपको ऑलरेडी बताया हुआ है 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। 1 मोलल का मतलब कि मास 1 मोलल किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 1 किलोग्राम लिखोगे। 1 किलोग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, पानी का मास कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। 18 ग्राम पर मोल। अब ये किलोग्राम और ग्राम कैंसिल तो नहीं होएगी, लेकिन हमें एक चीज़ पता है, 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है? 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है। तो हम 1 किलोग्राम को हटाएंगे, 1000 ग्राम्स लिख देंगे। अब ये यूनिट कैंसिल हो पाएगी, तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए किसके आगे, किसके इक्वल आगे? 1000 डिवाइड बाई 18 के। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1000 डिवाइड बाई 18। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हमने x कंसीडर किया था, इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस में पी एस, इसके इक्वल आ गया। अब हमारे पास ये टर्म बन गई है। अब हमारे पास ये टर्म बन गई है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि अब तक हमने यहाँ तक हम पहुँचे कैसे, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और क्योंकि इसके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत कम प्रोवाइड है और हमें कम इंफॉर्मेशन से सब कुछ ऐसे सॉल्व करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से देखते हैं। देखो, फाइंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमें निकालना है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब ये निकालना है, ऑफ 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन of non-volatile non-electrolyte solid solute at 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इंफॉर्मेशन निकाली इन चीज़ों। 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड पे वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि 1 atm 760 टोर 760 mmHg। तो अब यूनिट वाइज तो कुछ मेंशन किया नहीं हुआ, यूनिट वाइज मेंशन नहीं किया हुआ, तो हमने 1 atm ले लिया पी नॉट ए। इतना समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आया तो अब हम इसको रब कर देते हैं, सो दैट हमें कोई कंफ्यूजन ना हो किसी भी प्रकार की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया पी नॉट ए 1, यहाँ लिख देती हूँ पी नॉट ए इज इक्वल्स टू 180, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन।
अब आपको पता है मोलैलिटी किसकी इक्वल होती है, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। मोलैलिटी किसके इक्वल दी हुई है, 1 के इक्वल दिया है, तो मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस वजह से मैं स्मॉल m बना रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने किसके इक्वल रखा, 1 के इक्वल रखा, तो ये डिवाइड में यहाँ जा करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये पूरा ऐसे बन गया, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी स्टार्ट की। मोल फ्रैक्शन का ये फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये एज इट इज रखा, पी नोट ए की वैल्यू 1 रख दी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। 1 मोलल है का मतलब 1 किलोग्राम दिया हुआ है, इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है आपको, 1 गिवन है। क्यों गिवन है, आपको दिया हुआ है 1 मोलल सॉल्यूशन। 1 मोलल का मतलब सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। किलोग्राम कितने, 1 किलोग्राम, 1 मोलल है ना, ठीक है, ओके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमने निकालने थे, सॉल्वेंट हमने देखा एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है तो पानी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है, 1 किलोग्राम गिवन है, 1 किलोग्राम गिवन है। अब 1 किलोग्राम ऊपर लिखते डिवाइड बाय मोलर मास। पानी का मोलर मास कितना होता है, H2O, मोलर मास 2, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, 18 ग्राम्स पर मोल आ गया। तो ये क्या हो जाता, कैंसिल ना हो पाता, ये कैंसिल ना हो पाता, ऊपर यूनिट अलग है नीचे यूनिट अलग है, कैंसिल नहीं होएगी। पर हमें पता है 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पे 1000 लिखा, तो ये 1000 डिवाइड बाय 18 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास हर एक चीज़ ऑलरेडी आ चुकी है, कुछ भी नहीं करना, बस सॉल्व करना है इसको। यू हैव टू जस्ट ओनली सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आपके पास ये क्या बन गया, 1 अपॉन में 1000 डिवाइड बाय 18 प्लस 1 इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस में पी एस। जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अब हमें ये क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल इसको कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है, बस एलसीएम ले करके सॉल्व करोगे, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, मुश्किल इन द सेंस हमें थोड़ा सा सोचने समझने की ज़रूरत थी इस क्वेश्चन में, इसलिए क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में करा दिया। अब हम थोड़े इजी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब हम ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ट्राई करो अपनी नोटबुक में, मैं ट्राई करती हूँ अपने वाइट बोर्ड पर, और विल गेट टू द आंसर, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mmHg। वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, PS आपको दिया हुआ है 750 mmHg at 373 केल्विन। 373 केल्विन, 373 केल्विन, इसका मतलब आपको पता है 373 केल्विन का मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस। देखो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन, तो 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन। समझ में आया आपको बात? तो 373 केल्विन का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता है ये इसकी स्टोरी, तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू, अभी अभी हम देख करके आए हैं, एट बॉइलिंग पॉइंट, दोबारा से लिख देती हूँ, एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, डेट इज पी नॉट ए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ATM। क्या ATM में यूनिट चल रही है, ATM में यूनिट तो नहीं चल रही, mmHg में यूनिट चल रही है। 1 ATM नहीं है तो 760 mmHg लिख लूँ, बिकॉज 1 ATM किसके इक्वल होता है, 760 mmHg के इक्वल होता है। तो हमने ये लिख लिया, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो अब हम आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो यही फॉर्मूला आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नॉट ए। वैल्यू पुट करो, पी नॉट ए की कितनी है 760 mmHg,
760 mmHg माइनस सॉल्यूशन का कितना है 750 mmHg डिवाइड बाय पी नॉट ए कितना है 760 mmHg 760 कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 760 मतलब कि 1/76 विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ईजीएस्ट क्वेश्चन था। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ट्राई करते हैं हम ये थर्ड क्वेश्चन। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, सॉल्वेंट का दिया हुआ है आपको, पी नॉट ए दिया हुआ है आपको 23.8 mmHg। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, पीएस आपको कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन का ऑफ सुक्रोज विद मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.1। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है आपको 0.1। फॉर्मूला ये है, वैल्यू को पुट करना है, दैट्स इट। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए। पी नॉट ए कितना है 23.8, यहाँ पे सोल्व करती हूँ 23.8। पी एस कैलकुलेट करना है, पी नॉट ए अगेन कितना है 23.8। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है 0.1। कुछ नहीं करना, सॉल्व करके पी एस को कैलकुलेट करना है, विच यू कैन ईजिली डू। और आपकी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी पी एस की जब सॉल्व करोगे तो वो 21.42 mmHg आएगी। मैंने आंसर आपको बता दिया है, इसको सॉल्व कर सकते हो आप बहुत इजीली। तो अब तक हम 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं और जैसा कि आपको पता लग ही गया होगा कि इन 2 फॉर्मूलेज के अलावा इस टॉपिक में और कोई फॉर्मूला हम यूज़ कर ही नहीं रहे। मेनली हमें यही फॉर्मूला यूज़ आ रहा है ना, यूज़ में आ रहा है। तो अब हम ट्राई करते हैं नीट 2022 का ये क्वेश्चन, ठीक है? ओके, देखो 1 मोल ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 3 मोल ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। हमें क्या कैलकुलेट करना है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फॉर्मूला तो आपको पता लग गया, दैट इज दिस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस में पी एस अपॉन में पी नॉट। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये पूरा किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल्स टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के इक्वल होता है, जो कि किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल है। बस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर लो, दैट इज इक्वल्स टू NB अपॉन Na प्लस NB। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने दिए हैं? 1 मोल अपॉन में सॉल्वेंट के कितने मोल्स हैं? 3। सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं? 1, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4। यही क्या है? आपका आंसर है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2022 में आया हुआ था। बस हमें ये पता होना चाहिए कि इस ऊपर वाली टर्म को हम क्या कहते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इस पूरी टर्म को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ जो कि आया हुआ है नीट 2020 में, ठीक है? ओके, इफ 8 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ एन ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। मोलर मास सोल्यूट का बताना है आपको, मोलर मास एन ऑक्टेन का गिवन है, ठीक है? अगर आपको अभी क्वेश्चन समझ में आ गया, वेल एंड गुड। नहीं समझ में आया तो आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला देखो, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, उसके बाद वैल्यूज़ हम देखते जाएंगे और पुट करते जाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। करते देखो, हमें क्या निकालना है? मोलर मास निकालना है। आपको पता लग गया कोई सोल्यूट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है, उसको डिज़ोल्व किया गया है किसी सॉल्वेंट में, ठीक है? ये आपका फॉर्मूला है जो कि यूज़ होने वाला है। तो मैंने क्या किया, अभी तक मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि ये फॉर्मूला यूज़ होगा, बस बात ख़त्म, ठीक है? पी नॉट ए आपको गिवन है, पी नॉट ए आपको गिवन नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको पी नॉट ए पता होना चाहिए। अब ये क्या कह रहे हैं इनके? रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। इस पूरे सेंटेंस इन 3 लाइनों का मतलब ये है कि सपोज एक लिक्विड था, यहाँ पे हमने कवर कर रखा है, ये लिक्विड ए था, ठीक है? इसका वेपर प्रेशर हम मान लेते हैं 100 था। फिर जब हमने इसके अंदर कोई सोल्यूट बी ऐड किया, कोई सोल्यूट हमने इसमें बी ऐड किया, तो ये कह रहे हैं
कि इसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया 80%, कि अब इसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना हो गया, 80 हो गया। मतलब पी नोट ए कितना है, पी नोट ए कितना है, 100 है, और पी सॉल्यूशन का कितना हो गया, 80 हो गया। इसका मतलब ये है, ठीक है, हमने लेट किया है, सपोज इसका 100 था, तो ये कह रहे हैं कि सोल्यूट ऐड करने के बाद 8 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व करने के बाद वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया 80%। पहले 100 था, अब 80 हो गया। समझ में आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो पी नोट ए हमने लेट किया था 100, तो 100 माइनस में पी एस सॉल्यूशन का कितना हुआ, 80 अपॉन में पी नोट ए कितना हो गया, 100। इतनी बात में मेरे अकॉर्डिंग कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही होता है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताऊं अगर मैं आपको, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का, चाहे वो सोल्यूट के हो चाहे वो सॉल्वेंट को, किसी भी उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। समझ में आया, ठीक है। गिवन मास कितना दिया हुआ है, सोल्यूट है ना, ये बी का मतलब सोल्यूट, ए का मतलब सॉल्वेंट। अच्छा, ये कितना दिया हुआ है, बी का मास कितना गिवन है, 8 ग्राम गिवन है, डिवाइड बाय मोलर मास तो हमें कैलकुलेट ही करना है, हम इसको एक्स कंसीडर कर लेते हैं, डिवाइड बाय अभी हम लिखते हैं Na प्लस में Nb। अब एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये 2020 के अंदर आया था। देखो, अब आपको ये चीज़ समझने की है, या ये कह लो ये एक नोट में मैं आपको बता रही हूँ, कुछ भी इसको कंसीडर कर लो। ये जो सॉल्यूशन था हमने 100 कंसीडर किया था ना इसका वेपर प्रेशर, सोल्यूट डालने के बाद ये इसका वेपर प्रेशर 80 हो गया, है ना। हम इस क्वेश्चन के अंदर एज्यूम कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हमने एज्यूम किया है कि ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, हमने एज्यूम किया है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इसके जो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की। मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये इतना ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में है कि इसके अंदर ए ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, सोल्यूट कम है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट। डाइल्यूट के अंदर क्या होता है, लिक्विड ज़्यादा हो गया, सोल्यूट कम होगा। तो इसका मतलब ये है Na इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Nb। तो मतलब Na इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Nb है, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ये Nb का, तो Nb को नेगलेक्ट कर सकते हैं, दिस कैन बी नेगलेक्टेड। नेगलेक्ट क्यों कर सकते हैं, बिकॉज वी हैड एज्यूम दैट इट इज़ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है सॉल्वेंट के। देखो, अब आप सोचोगे कि ऊपर वाले को क्यों नहीं नेगलेक्ट किया हमने, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो ऊपर तो सपोज हमने क्या, ऊपर है 8/x, डिवाइड बाय में क्या है, यहाँ टोटल मोल्स है, टोटल मोल्स। टोटल मोल्स किसके हैं, सॉल्यूशन के टोटल मोल्स हैं। डाइल्यूट क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, सॉल्यूट की बात थोड़ी की गई है। सॉल्यूशन ही होता है, या तो डाइल्यूट होता है या कंसनट्रेटेड होता है ना। फर्स्ट वीडियो ऑफ द सॉल्यूशन के जो मैंने अपलोड कर रखी है उसमें मैंने यही बताया था, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है ना। तो आपका जो डाउट होगा अगर वो ये है कि हमने यहाँ पर Nb को नेगलेक्ट क्यों नहीं किया, यहाँ Nb की वैल्यू हमने क्यों पुट की, नेगलेक्ट क्यों नहीं किया, यहाँ हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, नीचे डिवाइड में क्या है, टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन ही डाइल्यूट होता है, सोल्यूट डाइल्यूट थोड़ी होता है, सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है। सॉल्यूशन डाइल्यूट का मतलब क्या, सॉल्यूशन डाइल्यूट का मतलब, सॉल्यूशन डाइल्यूट का मतलब होता है कि सॉल्वेंट ज़्यादा है, मोर सॉल्वेंट, ऐसे लिख दो। सॉल्यूशन डाइल्यूट का मतलब मोर सॉल्वेंट, ज़्यादा सॉल्वेंट है। ज़्यादा सॉल्वेंट है तो अगर सपोज आप 100 आपके पास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं और 0.1 सोल्यूट का मॉलिक्यूल है, तो ये नेगलेक्ट किया जा सकता है ना। इतना भरा समुंदर है, इतना भरा समंदर है, उसमें से एक बाल्टी पानी ले भी लोगे तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा,
नेगलेक्ट कर दूँ बस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि डाउट जहाँ तक मैं समझ पाई कि अगर आपको होगा तो इसमें होगा, तो ये हमने क्लियर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या रख रहे हैं हम, टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन रख रहे हैं और सॉल्यूशन ही डाइल्यूट है, ठीक है। तो इसलिए दिस कैन बी नेगलेक्टेड। तो अब हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं, दिस कैन बी नेगलेक्टेड। रीज़न आपको पता लग गया। तो डायरेक्ट Na की वैल्यू पुट करते हैं, और Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या है, गिवन मास 114 डिवाइड बाय में मोलर मास ऑफ एन ऑक्टेन है 114। अब कुछ नहीं करना आपको, दिख तो रहा है ना, दिख तो रहा है, सॉल्व करना है बस। ये आ जाएगा 1/5, ठीक है। ऐसे हो जाएगा ना, देखो 20 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, तो ये कितना आ गया 1/5। अब आपको कुछ नहीं करना, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये क्या है, 8/x डिवाइड बाय 1, तो 8/x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1/5। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो यही आपका क्या है आंसर, दैट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट। समझ में आई बात। देखो कब जो सॉल्यूशंस डाइल्यूट होते हैं ना, उनमें आप वैल्यू में ज़्यादा फ़र्क आपका पड़ेगा नहीं, ठीक है। अगर आप नेगलेक्ट भी कर सकते हो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर आप ये नेगलेक्ट कर रहे हो कोई वैल्यू में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यही आपका आंसर था जो कि नीट 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं। एक्चुअली अब वो क्वेश्चन मैं ट्राई नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आपको बता दूँगी कि ऐसे सॉल्व होगा। आप मुझे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे खुद सॉल्व करके। तो ये क्वेश्चन है जो कि आप सॉल्व करके मुझे बताओगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर गिवन है आपको 25 mmHg, मतलब प्योर वाटर का मतलब सॉल्वेंट, मतलब P0 ए आपको गिवन है 25 mmHg। 60 ग्राम यूरिया, मतलब कि सॉल्यूट का मास गिवन है, इज डिजॉल्व्ड इन 882 ग्राम वाटर। पानी का सॉल्वेंट का मास गिवन है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले तो फॉर्मूला आपके सामने है, P0 ए माइनस PS डिवाइड बाय में P0 ए। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है सॉल्यूशन के लिए। P0 ए आपको गिवन है, दैट इज 25 माइनस PS अपॉन में 25। मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास 60 डिवाइड बाय मोलर मास। यूरिया का मतलब होता है NH2CO NH2। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2। 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 6 14, 14 + 6 20, 0 2 3 4 5 6, दैट इज 60 ग्राम्स पर मोल। तो ये भी कितना हो जाएगा 60/60। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट गिवन मास 882 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर का कितना होता है 2 + में 16, दैट इज 18 ग्राम पर मोल। कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो आपको PS की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ से आराम से कर लोगे आप PS की वैल्यू कैलकुलेट। ये हो गया आपका फर्स्ट, मैंने पूरा ही करवा दिया। आप तो कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद तो कर लोगे। कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद आप मुझे इसका आंसर बताओगे, और इसका आंसर आएगा आपका 24.5 mmHg। ये इसका आंसर आना चाहिए। उसके बाद आपको बताना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसके बाद आपको बताना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये पूरी टर्म क्या होती है, रिलेटिव ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है P0 ए आपको गिवन है, ये रहा। PS आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन में निकाल लोगे, ये पुट करोगे, आपका जो भी आंसर आएगा, आंसर आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का आना चाहिए 0.02, ये आंसर आना चाहिए आपका। तो खुद सॉल्व करोगे, मैंने मोस्टली हिंट आपको दे दिए हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है, आंसर चेक करना है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से इस क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दूंगी टू मेक यू अंडरस्टैंड। स्टिल मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं आएगा
कोई बात नहीं, दोबारा वीडियो बना देंगे एक। क्लियर? ओके। इसी तरीके से ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो गया है, डू नॉट वरी, 2 ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन के अलावा हम कुछ नहीं करने वाले हैं। 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। अब जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सॉल्यूशन वाले चैप्टर में से अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से आपने पढ़ लिया है। लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, अभी और वीडियोस आएंगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और ये सॉल्युबिलिटी वाला, ये सब हम टॉपिक बहुत मेन है, ठीक है। तो हम अच्छे तरीके से सारी वीडियो कवर करते हुए चलो, 1 बाय 1 वीडियो देखते हुए चलो, आपका पूरा सॉल्यूशंस टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं, सो दैट आपको भी पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा और वीडियो भी कंप्लीट होगी, सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए, एवरीथिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स, कोई भी प्योर लिक्विड एक्स है, वेपर प्रेशर उसका डिक्रीज हो गया है इतने पे, 0.8 था पहले, अब 0.6 हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हमने नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर दिया था। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई क्या है? कोई भी एक सब्सटेंस है, सोल्यूट है, इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला आपके सामने है, मैं कुछ नहीं कर रही, वैल्यू पुट कर रही हूँ। पी नॉट ए कितना गिवन है इसके अंदर आपको? पहले प्योर लिक्विड का इतना था, देखो पहले कोई प्योर लिक्विड था ना, उसका था 0.8। जैसे ही आपने उसके अंदर कोई भी वाई सब्सटेंस ऐड किया तो उसका कितना हो गया फिर? 0.6 हो गया। तो प्योर लिक्विड का कितना था? ये x है, कोई भी x लिक्विड है, ये प्योर लिक्विड का कितना था? 0.8, तो 0.8 माइनस सॉल्यूशन का कितना हो गया ऑन एडिशन ऑफ द सब्सटेंस? 0.6। प्योर लिक्विड का कितना है? 0.8। बस यही था क्वेश्चन, इसको कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आएगा, दैट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, यही आपको कैलकुलेट करना था। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अच्छा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? देखो क्वेश्चन में गिवन है सोल्यूट को y से रिप्रेजेंट किया हुआ है, हम जनरली सोल्यूट को b से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, आप y भी लिख सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि ये सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं b लिख रही हूँ, ये भी सोल्यूट ही है, b का मतलब है सोल्यूट। पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में आपको ये पता होना चाहिए, b का मतलब है सोल्यूट और a का मतलब है सॉल्वेंट, जनरली ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड A आपको गिवन है 40 टोर, वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इन सॉल्यूशन विद द सॉलिड B। देखो थोड़ा सा ना स्टेटमेंट को पढ़ के फिगर बना के तब सॉल्व किया करो, 2 सेकंड में आपका, 2 सेकंड में तो नहीं, इतने में तो ड्राइंग ही बनेगी आपकी, 2 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। देखो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड, कोई लिक्विड A है, इसका वेपर प्रेशर है 40 टोर। वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड, इसी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में विद द सॉलिड A, मतलब जब हमने सॉलिड B ऐड कर दिया होगा तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया? 32 टोर। आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्वेंट का। क्या यहाँ पे कोई फॉर्मूला ऐसा दिख रहा है जो यूज हो सके? मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज PS इज इक्वल्स टू P नॉट A इंटू में मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूशन का कितना हो गया आफ्टर द एडिशन ऑफ सोल्यूट? 32। P नॉट A कितना था? लिक्विड A का कितना था? प्योर लिक्विड का कितना था? 42 इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना आ जाएगा? 32 डिवाइड बाय 40। दिख तो रहा है ना? हाँ जी, इट इज़ विजिबल। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा जो है टॉपिक। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। स्टिल आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन हाँ इस तरीके से इस चैप्टर को आपको पढ़ना है कि आपके 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़रूर आने वाले हैं। तो हमने कुछ ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट किए हैं नहीं अभी, या आई गेस 4th वीडियो है सॉल्यूशन की। अभी हमने 50% चैप्टर कंप्लीट किया, तो 50% चैप्टर जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो हमें कंप्लीट करना बाकी है।
स्टिल हमने एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, क्वेश्चन सॉल्व किए, 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व किए जो कि इससे रिलेटेड आए हुए थे। ठीक है, तो अभी वी हैव टू गो, बहुत हमें दूर तक जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने वीडियो देखी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।